Happy day to all students. Today we will talk about those questions which are asked in the field of research. We will discuss these questions so that we can get a basic idea of them as well. In this video, first we will see the questions asked from chapter 1. Along with the questions, we will also try to know the possible answers. आज हम बात करेंगे उन सवालों के बारे में जो रिसर्च के क्षेत्र में बार बार पूछे जाते हैं। हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिससे कि हम इन प्रश्नों के बारे में एक बेसिक आइडिया प्राप्त कर सकें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 से जो प्रश्न बेसिकली पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। प्रश्नों के साथ साथ हम उनके संभावित उत्तरों को जानने का भी प्रयास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारी थीसिस या डिसर्टेशन में कुछ जनरल क्वेश्चंस या सामान्य प्रश्न होते हैं जो कि हर थीसिस में, हर वाइवा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें एग्जामिनर द्वारा कहा जाता है कि एक्सप्लेन अबाउट योर रिसर्च, अपने शोध के विषय में बताएं। तो इसके आंसर में आप क्या कर सकते हैं? आप स्टेट योर टॉपिक, अपने विषय को बता सकते हैं, अपने टॉपिक को बता सकते हैं। इट इज ऑफन हेल्पफुल टू स्टेट योर टॉपिक टू द पॉइंट एंड एज अ स्टेटमेंट। Identify your keywords. Keywords, the main ideas of your topic. Identify your keywords. अपने विषय को ज्यों का त्यों और एक कथन के रूप में बताना चाहिए। Keywords are words that describe your research content. कीवर्ड ऐसे शब्द हैं जो आपकी शोध सामग्री का वर्णन करते हैं। Think of different ways to describe your keywords. और अपने कीवर्ड को बताने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग तरीकों के बारे में विचार करना चाहिए। यू हैव टू टेल द मीनिंग इन विच यू हैव यूज्ड दीज वर्ड्स इन योर रिसर्च टॉपिक। आपको अपने शोध विषय में इन शब्दों का प्रयोग किस अर्थ में किया है ये बताना होगा। तो इस तरीके से अपने शोध को, जो आपने शोध किया है, डिसर्टेशन है, थीसिस है, उसको कम शब्दों में किस तरीके से आप एग्जामिनर को बता सकते हैं, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, हाउ यू चूज योर रिसर्च टॉपिक। आपने अपना शोध विषय कैसे चुना? अब एग्जामिनर जब ये प्रश्न करते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने क्या प्रक्रिया अपनाई थी अपने शोध का विषय चुनने में, वो हमें बतानी होती है। यू कैन टेल that based on the interests, news, I made a long list of possible options and started the selection process. आप ये बता सकते हैं कि रुचियों के आधार पर, समाचारों के आधार पर मैंने एक संभावित विकल्पों की एक लंबी सी लिस्ट बना ली थी और उसके अनुसार मैंने चयन की प्रक्रिया शुरू की थी। चयन प्रक्रिया कैसे की थी आपने? तो आप बता सकते हैं कि I selected this topic through a process of elimination. मैंने इस टॉपिक को अनावश्यक तत्वों को हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से इस शीर्षक का चयन किया। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक टॉपिक लेना है और उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक नहीं है, तो आपने उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको हटा दिया और इस तरीके से आपने अपने शोध को चयनित कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संभावित प्रश्न जो हमारे पहले चैप्टर में से, हमारी थीसिस या डिसर्टेशन के फर्स्ट चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले, गिव द फुल नेम ऑफ योर सुपरवाइजर। अपने गाइड का, अपने पर्यवेक्षक का पूरा नाम बताइए। तो आपको अपने गाइड का पूरा नाम पता होना चाहिए। स्टेट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ योर सुपरवाइजर। अपने पर्यवेक्षक की शैक्षणिक योग्यता बताइए। आपको अपने गाइड की
शैक्षणिक योग्यता भी पता होनी चाहिए। स्टेट द टाइटल ऑफ योर डिसर्टेशन, अपने लघु शोध का शीर्षक बताइए। अपने डिसर्टेशन का, अपने थीसिस का टॉपिक आपको बहुत ध्यान से याद रखना चाहिए, उसमें आपको बिना अटके उसको बताना चाहिए। हाउ कुड यू हैव रिटन द टाइटल डिफरेंटली, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शीर्षक को दूसरी तरह से कैसे लिख सकते थे। आपने ये शीर्षक लिखा है तो आपको ये भी बताना होगा कि अगर इसे हम दूसरी तरह लिखना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज क्या होती। इसके अलावा व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ रिसर्च टाइटल, एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि लघु शोध का शीर्षक लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अपने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जब हम फर्स्ट चैप्टर में ये चीजें जो बिल्कुल बेसिक हैं इनके बारे में जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं और हम इजीली उनको आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन योर रिसर्च वेरिएबल, अपने शोध चर की व्याख्या करें। वेरिएबल, अ वेरिएबल इन रिसर्च simply refers to a person, place, thing or phenomena that you are trying to measure in some way। अनुसंधान में जो चर हैं वो एक व्यक्ति, स्थान, चीज या कोई घटना इनको संदर्भित करते हैं जिसे आप किसी तरीके से मेजर करने की, मापने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेरिएबल्स आर थिंग्स यू मेजर, मैनिपुलेट एंड कंट्रोल इन स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। यानी कि चर वे चीजें हैं, वे तत्व हैं जिन्हें आप सांख्यिकी और अनुसंधान में मापते हैं, उनमें हेर फेर कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं और उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अ वेरिएबल्स वैल्यू कैन चेंज between groups or over time। For example, if the variable in an experiment is a person's eye color, its value can change from brown to blue to green, from person to person। यानी एक चर जिसका मान समूहों के बीच या समय के साथ बदल सकता है। जैसे कि यदि किसी प्रयोग में जो हमारा वेरिएबल है वो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग है तो इसका मान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्राउन से ब्लू, ब्लू से ग्रीन में चेंज हो सकता है। तो क्या है कि जो वेरिएबल हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो अब आपने कौन सा चर या कौन सा वेरिएबल लिया है उसका आपको ध्यान रखना होगा, आपको बताना होगा कि आपके शोध में जो वेरिएबल लिया गया है वो कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टडी कोरिलेशन बिटवीन अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है कि हमको ये बताना होगा कि जो हमारे चर हैं अचीवमेंट, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये किस प्रकार के चर हैं। फिर हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सप्लेन इट बेस्ड ऑन योर रिसर्च टॉपिक। स्वतंत्र और आश्रित चर क्या हैं और इसे अपने शोध विषय के आधार पर समझाइए। जब हमने ऊपर कहा कि एक्सप्लेन योर रिसर्च वेरिएबल, तो हमने बात करी थी कि हमने एक उदाहरण लिया कि टू स्टडी कोरिलेशन बिटवीन अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारा मतलब ये है कि हमको ये बताना है कि जो अचीवमेंट है मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ये तीन चर हैं जिनमें से एक इंडिपेंडेंट है और दो डिपेंडेंट चर हैं। तो हमको ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। तो प्रश्न फिर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सप्लेन इट बेस्ड ऑन योर रिसर्च टॉपिक। तो आप क्या बता सकते हैं, आप कह सकते हैं कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर वेरिएबल्स। जैसे कि एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसे कि अन्य चर द्वारा बदला नहीं जा सकता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, जैसे कि एज, आयु, ये एक स्वतंत्र चर का उदाहरण है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन हाउएवर चेंज अदर वेरिएबल्स, हालांकि जो स्वतंत्र चर है वो दूसरे चरों को बदल सकता है, तो जो बदलता नहीं है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? अ डिपेंडेंट वेरिएबल रिलाइज ऑन द a dependent variable relies on and can be changed by other components. A grade on an exam is an example of a dependent variable, यानी कि जो आश्रित चर होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो अन्य तत्वों द्वारा, अन्य घटकों द्वारा बदला जा सकता है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज, जो स्वतंत्र चर है वो कारण होता है, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट, और आश्रित चर उसका प्रभाव होता है या उस पर प्रभाव होता है। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान में रखना है कि हमने अपने शोध चर में जो वेरिएबल्स लिए हैं वो डिपेंडेंट कौन से हैं और इंडिपेंडेंट कौन से हैं, ये हमें अवश्य पता होना चाहिए। इसके बाद पूछा जाता है कि व्हाट इज योर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, आपकी समस्या का कथन क्या है? समस्या का कथन, द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ब्रीफली एड्रेसेस द क्वेश्चन व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट द रिसर्च विल एड्रेसेस। समस्या का कथन संक्षेप में प्रश्न को संबोधित करता है या कथन को संबोधित करता है कि शोध किस समस्या का समाधान करेगा। तो जो आपका समस्या कथन है वो आपका टॉपिक होता है, यहाँ पर आपको केवल वही बताना होता है, जैसे कि एक टॉपिक है कि अ स्टडी ऑफ अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स इन रिलेशन टू रीजनिंग एंड स्टडी हैबिट्स ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक स्कूल्स ऑफ गाजियाबाद। गाजियाबाद के पब्लिक स्कूलों के 9वीं कक्षा के छात्रों के तर्क और अध्ययन की आदतों के संबंध में गणित में उपलब्धि का एक अध्ययन, ये आपका शोध का टॉपिक है। तो आपको अपने एग्जामिनर को अपने वाइवा में इसके बारे में बिल्कुल स्ट्रेट बता देना है, तो आपका आंसर से वो सहमत हो जाएंगे। फिर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, हाउ योर डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि आपका आश्रित चर जो है वो स्वतंत्र चर पर कैसे निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम यू स्पेंट स्टडीइंग, आप जो समय व्यतीत कर रहे हैं पढ़ने में, अध्ययन करने में, तो वो जो टाइम है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैन अफेक्ट द ग्रेड ऑन योर टेस्ट, और जो टेस्ट के ग्रेड हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। बट द ग्रेड ऑन योर टेस्ट डज नॉट अफेक्ट द टाइम यू स्पेंट स्टडीइंग, आपके द्वारा अध्ययन में जो समय बिताया गया वो आश्रित चर है, और आपके परीक्षण पर जो ग्रेड हैं वो स्वतंत्र चर हैं, वो प्रभावित कर सकता है, लेकिन आपका ग्रेड आपके द्वारा अध्ययन किए गए समय को प्रभावित नहीं कर सकता है। यानी आपके ग्रेड तो चेंज ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि जितना ज्यादा आप समय दोगे आपके ग्रेड बढ़ेंगे मिलने से पहले, लेकिन यदि आपके वो ग्रेड हैं तो वो इंडिपेंडेंट है, फिर आप समय को बढ़ा लें या घटा लें, आपके ग्रेड जो है वो प्रभावित नहीं हो सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं कि हाउ लॉन्ग यू स्लीप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अफेक्ट्स योर टेस्ट स्कोर, डिपेंडेंट वेरिएबल, आप कितने समय तक सोते हैं ये स्वतंत्र चर है, और आपके जो परीक्षण के स्कोर हैं वो आश्रित चर है, वो क्योंकि जितना आप सोते हैं आपके स्कोर जो है वो कम या ज्यादा होने निर्भर हो जाता है, फिर वो प्रभावित हो जाते हैं आपके सोने के समय से। तो जितना आप सोएंगे उस हिसाब से आपके स्कोर प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए टेस्ट स्कोर डिपेंडेंट है और
जो स्लीपिंग है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आपके स्कोर कुछ भी हो, स्लीपिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कितनी स्लीप करोगे उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा आपके ग्रेड्स पर। तो इस बात को भी समझकर, अपने टॉपिक को समझकर, उसके वेरिएबल्स को समझकर, उनके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट किस प्रकार से वो हैं, ये समझकर आपको अपने आंसर को प्रस्तुत करना है अपने शोध के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च हैव यू डन? आपने किस प्रकार का शोध किया है? There are various types of research that are classified according to their objective, depth of study, analyzed data, time required to study the phenomena, and other factors. It's important to note that a research project will not be limited to one type of research, but will likely use several. विभिन्न प्रकार के शोध होते हैं जिन्हें उनके उद्देश्य, उनके अध्ययन की गहराई, उनका डेटा विश्लेषण, घटना का अध्ययन करने के लिए आवश्यक समय जो होता है और अन्य कारकों के अनुसार हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक शोध परियोजना एक प्रकार के शोध तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें हम कई का उपयोग भी कर सकते हैं। तो आपने किस प्रकार का शोध किया है, इसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको पता हो कि शोध के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे शोध के बहुत तरह के प्रकार होते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि पहला टाइप है अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पस, यानी कि उद्देश्य के अनुसार कि आप किस प्रकार का शोध करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है शोध को करने का, उसके आधार पर आपका शोध का टाइप होता है। तो जो अकॉर्डिंग टू पर्पस शोध होते हैं वो जैसे कि थ्योरेटिकल रिसर्च, सैद्धांतिक शोध होता है। थ्योरेटिकल रिसर्च ऑल्सो रेफर टू एज प्योर और बेसिक रिसर्च focuses on generating knowledge, usually oriented towards the formulation of theories and the reflection of high level researchers. जो सैद्धांतिक अनुसंधान होता है, जिसे शुद्ध या बुनियादी शोध के रूप में भी हम जानते हैं, ये ज्ञान उत्पन्न करने पर केंद्रित है। आमतौर पर उच्च स्तर के शोधकर्ताओं द्वारा सिद्धांतों के निर्माण इनके द्वारा किए जाते हैं। The aim of it is to generate new approaches. और जो theoretical रिसर्च होती हैं उनका उद्देश्य नए दृष्टिकोण उत्पन्न करना होता है। इसी तरह बेस्ड ऑन द पर्पसेस दूसरी प्रकार का शोध होता है अप्लाइड रिसर्च, यानी कि व्यवहारिक शोध। तो अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? अप्लाइड रिसर्च ड्रॉज ऑन थ्योरी to generate practical scientific knowledge, and its use is very common in fields such as engineering, computer science and medicine. व्यवहारिक शोध वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अनुसंधान सिद्धांत पर आधारित है और इसका उपयोग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और मेडिकल जैसे क्षेत्रों में तो बहुत ही आम है। अप्लाइड रिसर्च इज यूजुअली बेस्ड ऑन नॉलेज और रिजल्ट ऑब्टेन्ड थ्रू थ्योरेटिकल रिसर्च। जो अप्लाइड साइंस है, जो व्यवहारिक अनुसंधान है, वो आमतौर पर सैद्धांतिक शोध के माध्यम से प्राप्त ज्ञान या परिणामों पर आधारित होता है। तो आपको अपने शोध को देखना चाहिए कि उद्देश्य के आधार पर आपका जो शोध है वो थ्योरेटिकल रिसर्च है या कि वो अप्लाइड रिसर्च है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर अकॉर्डिंग टू योर डेप्थ ऑफ स्कोप देखें, यानी कि जो आपका दायरा है, जो आपका क्षेत्र है, जो स्कोप है आपका, उसकी गहराई कितनी है, आप जिस पर शोध करना चाहते हैं उसकी डेप्थ क्या है, उसके अनुसार आपको आपके शोध का टाइप प्राप्त कर सकते हो। ये जो अकॉर्डिंग टू योर डेप्थ ऑफ स्कोप है, इसमें क्या हो सकता है? सबसे पहली रिसर्च होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि खोजपूर्ण शोध।
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है? इट इज यूज्ड फॉर द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सब्जेक्ट दैट इज नॉट येट वेल अंडरस्टूड or sufficiently researched. It serves to establish a frame of reference and a hypothesis from which an in-depth study can be developed that will enable conclusive results to be generated. Because exploratory research is based on the study of little studies, small studied phenomena, it relies less on theory and more on the collection of data to identify patterns that explain these phenomena. For example, an investigation of the role सोशल मीडिया इन द परसेप्शन ऑफ सेल्फ इमेज। तो जो खोजपूर्ण शोध का उपयोग किसी ऐसे विषय की प्रारंभिक जांच के लिए किया जाता है जिसे अभी तक अच्छी तरह से समझा नहीं गया है या पर्याप्त रूप से शोध नहीं किया गया है। ये संदर्भ एक फ्रेम और एक परिकल्पना को स्थापित करने का कार्य करता है जिससे कि एक गहन अध्ययन विकसित किया जा सकता है जो निर्णायक परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम होगा। क्योंकि खोजपूर्ण शोध अल्प अध्ययन वाली घटनाओं के अध्ययन पर आधारित है। ये इन घटनाओं की व्याख्या करने वाले पैटर्न की पहचान करने के लिए सिद्धांत पर कम और डेटा के संग्रह पर अधिक निर्भर है। जैसे कि अपनी छवि की धारणा में जो सोशल मीडिया है उसकी क्या भूमिका हो सकती है, इसकी जांच करना। तो जो हमारा रिसर्च है अगर वो एक्सप्लोरेटरी है यानी कि खोजपूर्ण है तो हमें डेप्थ ऑफ स्कोप के अकॉर्डिंग अगर देखना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है या नहीं है। इसके अलावा इसमें दूसरी आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक शोध। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमिना without necessarily investigating the cause that produce it. In this type of research, the researcher must take particular care not to intervene in the observed object or phenomena as its behavior may change if an external factor is involved. वर्णनात्मक शोध का प्राथमिक उद्देश्य किसी विशेष घटना की विशेषताओं को परिभाषित करना है। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता को इस बात का ध्यान रखना होता है कि प्रेक्षित वस्तु या घटना में हस्तक्षेप न करे क्योंकि बाहरी कारक शामिल होने पर उसका व्यवहार बदल सकता है। इसके अलावा तीसरी टाइप की रिसर्च होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर फोर्थ नंबर की होती है कोरिलेशनल रिसर्च, टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो इस तरीके से हम अपने शोध को बता सकते हैं कि अकॉर्डिंगली ये जो है 4 प्रकार के शोधों में से कौन सा शोध हो सकता है कि जब हम अपने शोध को देखते हैं कि ये इसके डेप्थ ऑफ स्कोप क्या है तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, हमारी रिसर्च तीसरे प्रकार की एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है या कोरिलेशनल रिसर्च है। इसके अलावा तीसरा टाइप है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डेटा यूज्ड, हमने जो डेटा यूज किया है उसके आधार पर भी हमारी रिसर्च हो सकती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या हमारी, हमें ये देखना होगा। हमारी रिसर्च जो है क्या वो क्वांटिटेटिव है, हमको ये देखना होगा। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल्स हैं उनको हेर फेर कर उनका मैनिपुलेशन करके कैसे हम कौन सी रिसर्च कर सकते हैं, तो उसमें होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान, या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, गैर प्रायोगिक अनुसंधान। और तीसरी टाइप की इसमें होती है क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेसी एक्सपेरिमेंटल यानी कि अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान, एक प्रायोगिक एक गैर प्रायोगिक और तीसरी अर्ध प्रायोगिक। इट कंट्रोल्स ओनली सम वेरिएबल्स ऑफ द फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड इज देयरफॉर नॉट एंटायरली एक्सपेरिमेंटल। ये जांच के तहत घटना के कुछ चरों को ही नियंत्रित करता है और इसलिए पूरी तरह से प्रयोगात्मक नहीं है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज के अनुसार कि प्राइमरी रिसर्च है कि सेकेंडरी रिसर्च है। तो इस तरीके से
व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च हैव यू डन, तो आप अपनी रिसर्च को देखें कि इनमें से आपकी रिसर्च किस प्रकार की है। इसके अलावा वाई डिड यू रिसर्च दिस टॉपिक, आपने इसी विषय पर शोध क्यों किया, ये आपको बताना होगा। एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ दिस टॉपिक इन टूडेज टाइम, आज के समय में इस विषय की क्या प्रासंगिकता है, ये भी बताना होगा। व्हाट कैन बी द बेनिफिट ऑफ दिस सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में इस विषय से क्या लाभ हो सकता है, ऐसा भी आपको बताना होगा। फिर अगला हम देखते हैं कि हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका इस रिसर्च को करने का एम क्या है, व्हाट आर द एम्स ऑफ योर रिसर्च वर्क, आपके शोध कार्य के उद्देश्य क्या हैं, और रिसर्च एम डिस्क्राइब द मेन गोल और पर्पस ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट, एक शोध उद्देश्य आपकी शोध परियोजना के मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य का वर्णन करता है। ये आपके शोध के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है और ये स्पष्टता प्रदान करता है कि आपका अध्ययन किस बारे में है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों से क्या तात्पर्य है। समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, वो वस्तु जिसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील है, तो उसको वो हमारे उद्देश्य होते हैं। व्हाट आर योर स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिसर्च स्टडी, वो ये भी पूछ सकते हैं कि अपने शोध अध्ययन के उद्देश्य बताइए, तो आपको अपने शोध अध्ययन में जो उद्देश्य बताए गए हैं उनको बताना होगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मेंट बाय हाइपोथेसिस, तो आपको ये बताना होगा कि हाइपोथेसिस क्या होती हैं। एन आइडिया दैट इज suggested as the possible explanation for something but has not yet been found to be true or correct, किसी तथ्य को समझाने के लिए मान ली जाने वाली बात अनुमान पर आधारित ना कि प्रमाणित, या a hypothesis not just a guess, it should be based on existing theories and knowledge, एक परिकल्पना केवल एक अनुमान नहीं है, ये मौजूदा सिद्धांतों और ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, someone might say, I have a theory about why Jane won't go out on a date with Billy. Since there is no data to support this explanation, this is actually a hypothesis. तो इसलिए क्योंकि इस स्पष्टीकरण का समर्थन करने के लिए कोई डेटा नहीं है, तो वास्तव में ये एक परिकल्पना है। यूजुअली यू शुड वांट टू फॉर्म योर हाइपोथेसिस एज अ स्टेटमेंट, नॉट अ क्वेश्चन। आपको अपनी परिकल्पना को एक कथन के रूप में बनाना चाहिए, ना कि एक प्रश्न के रूप में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कैन यूज इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, नल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल एंड कॉजल हाइपोथेसिस। तो आपको अपनी हाइपोथेसिस के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन फिर यही होगा कि हाउ मेनी हाइपोथेसिस आर देयर इन योर रिसर्च स्टडी, तो आपके शोध अध्ययन में कितनी परिकल्पनाएं हैं ये आपको बताना होगा। ऑन व्हाट बेसिस आर दीज हाइपोथेसिस बिल्ट, आपने इन परिकल्पनाओं को किस आधार पर बनाया है ये आपको पता होना चाहिए। विच रिसर्च मेथड हैव यू चूजन फॉर योर रिसर्च, आपने अपने शोध के लिए किस अनुसंधान विधि का चयन किया है। ये इन विधियों के बारे में हमने अभी बात करी थी पीछे, तो उन्हीं में से आपको अपने शोध को देखते हुए ये देखना है कि आपने किस विधि का चयन किया और उसको बताना है। Why choose this method, इस विधि का चयन क्यों किया है उसका कारण भी बताना है। और आपको ये भी बताना होगा कि what are your hypothesis, आपकी परिकल्पनाएं क्या हैं। आपने जो अपने डिसर्टेशन में या थीसिस में हाइपोथेसिस बनाई हैं उनका आपको पता होना चाहिए, उंगलियों पे आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी हाइपोथेसिस बनाई है, और उनको लाइन से आपको बताना भी पड़ेगा। जैसे कि हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, गणित में उपलब्धि और विद्यार्थियों की तर्क शक्ति के बीच कोई सार्थक संबंध नहीं है। इसके साथ साथ दूसरी परिकल्पना हो सकती है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स एंड स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स, गणित में उपलब्धि और छात्रों की अध्ययन आदतों में कोई सार्थक संबंध नहीं है। इसके अलावा
what is this method of research? अनुसंधान की ये विधि किस प्रकार की है जो आपने की है? what kind of sources have you used to study your research? आपने अपने अनुसंधान के अध्ययन के लिए किस प्रकार के सोर्सेज का प्रयोग किया है? अब आ गई बात सोर्सेज की, तो आपको बताना होगा कि कौन से सोर्सेज आपने अपने अनुसंधान में लिए हैं। जैसे क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज, क्योंकि सोर्सेज दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज, प्राथमिक स्रोत कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक सोर्स कौन से होते हैं? प्राथमिक सोर्स वो होते हैं जो कि गिव्स यू डायरेक्ट एक्सेस टू द सब्जेक्ट ऑफ योर रिसर्च, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट मटेरियल, फोटोग्राफ्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, जर्नल्स, लेटर्स, डायरीज, स्पीचेस, स्क्रैप बुक्स, पब्लिश्ड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस और हिस्ट्रीज। इन सारी चीजों को हम एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सोर्स कहते हैं। तो हमसे एग्जामिनर दूसरी चीज पूछ सकते हैं कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं? दे प्रोवाइड सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन एंड कमेंट्री फ्रॉम अदर रिसर्चर्स। तो सेकेंडरी जो सोर्स है उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं टेक्स्ट बुक्स, डिक्शनरीज, encyclopedias, books that interpret, analyze, political commentary, biographies, dissertations, newspaper, editorial, opinion pieces, जर्नल के आर्टिकल्स दैट कमेंट ऑन और एनालाइज रिसर्च। इस तरीके से जो सेकेंडरी सोर्स होते हैं वो उस प्रकार के सोर्स होते हैं जो कि हमको सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं, जबकि प्राइमरी सोर्स हमको डायरेक्ट एक्सेस करने का अवसर देते हैं। इसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी मेजर चैप्टर्स आर देयर इन अ रिसर्च। किसी शोध में कितने मुख्य अध्याय होते हैं? तो द टाइटल्स ऑफ द 5 चैप्टर्स आर इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, डेटा कलेक्शन मेथड, डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स। इस तरह से हम बता सकते हैं कि 5 मेजर चैप्टर किसी में होते हैं। फिर हमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मेंट बाय लिमिटेशंस। लिमिटेशंस, परिसीमा से क्या तात्पर्य है? व्हेन यू आर ओनली अलाउड टू वॉक टू द एंड ऑफ द ब्लॉक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिमिटेशन। जब आपको केवल ब्लॉक के आखिर तक जाने की अनुमति दी जाती है तो ये एक सीमा है कि आपकी सीमा वहां तक है। when there are certain things you are not good at doing, these are examples of limitations। जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें करने में आप अच्छे नहीं होते हैं तो ये सीमा का उदाहरण है, लिमिटेशन का उदाहरण है। तो परिसीमा, लिमिटेशंस। और व्हाट इज मेंट बाय डिलिमिटेशन? लिमिटेशन एक सीमा है और डिलिमिटेशन उस सीमा का अंकन कर देना है। परिसीमांकन से क्या तात्पर्य है कि limitations are influences that the researcher cannot control. Delimitations are choices made by the researcher which should be mentioned. They describe the boundaries that you have set for the study. सीमाएं जिन्हें शोधकर्ता नियंत्रित कर सकता है, नियंत्रित नहीं कर सकता है, और परिसीमन शोधकर्ता द्वारा दिए गए विकल्प हैं, वो उन सीमाओं का वर्णन करते हैं जो उन्होंने अपने अध्ययन के लिए निर्धारित की हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी रोट दिस स्टडी हैज सम लिमिटेशंस। इस अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं, वी कॉल्ड देम डिलिमिटेशन। हमने उन्हें परिसीमांकन कहा। तो इस तरीके से हम अपनी सीमा और परिसीमन के अंतर को भी स्पष्ट कर देंगे और इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी सारी हेडिंग्स को कवर करते हुए हमने अपने इस फर्स्ट चैप्टर के वाइवा क्वेश्चंस को एंड तक हम ले आए हैं। तो जब हमने लास्ट वाला टॉपिक डिलिमिटेशन कर दिया तो उसमें से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस एंड their answers which can be asked from other chapters. Thank you for your concentration. If you find this video useful, classmates to subscribe as well. I, Dr. Vinita M. Chaudhary, will be present to discuss with you in the next. Have a great day.